देख लिया था। तो थोड़ा ब्रीफ करते हुए इसमें स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास में पहले तो ये बताया कि सिस्टम क्या होता है। कल की क्लास को थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए इंटरनल फोर्सेस क्या होता है यही सब बताया था। सिस्टम कहा था कि एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है जो एक दूसरे को इंटरैक्ट करता है, ठीक। और दूसरा हमने टर्म बताया था इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस एक म्यूचुअल फोर्स है एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स जो एक दूसरे पर एक्ट करता है। सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज जीरो। एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब एक एक्सटर्नल एजेंसी जिससे आप किसी भी सिस्टम या ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को, मोशन को चेंज कर सकते हो। जैसे हमने एग्जाम्पल क्लास में दिया था कि मान लो कि दो ब्लॉक है, उसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच है, तो यहां पर यह टेंशन टी एक्ट कर रहा और एक्सटर्नल फोर्स एफ है। तो हमने कहा कि यहां पर ये एफ एक एक्सटर्नल एजेंसी की तरह एक्ट कर रहा है जो इस पूरे ब्लॉक को मूव कराएगा। तो ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है, इसलिए हम इसको सिस्टम कह दे रहे हैं। और यहां पर टेंशन इंटरनल फोर्स की तरह एक्ट करता है, तो सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस जीरो और ये एक्सटर्नल फोर्स। कल यही हमने ब्रीफ किया था। उसके बाद हमने कहा था कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पे होल मास किसी भी बॉडी का कंसंट्रेट करता है, उस पॉइंट का जो मोशन होगा वही पूरे सिस्टम का मोशन होता है। तो कहता है कि वेन एवर ए सिस्टम इज इन मोशन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एंड द मोशन ऑफ दिस पॉइंट इज जस्ट लाइक द मोशन ऑफ द इंटायर सिस्टम। तो जैसे मान लो कल के क्लास में एग्जांपल दिया था कि एक फैन मूव कर रहा है रॉड के अबाउट, जिससे वो हैंग किया हुआ है। इसका मतलब होल मास उसका सेंटर पर कंसंट्रेट कर रहा है, तो जो मोशन उस पॉइंट का होगा वही पूरे सिस्टम का मोशन होगा। अब सेंटर मास को हम लोकेट करने के लिए दो पार्टिकल सिस्टम लेते हैं, एक m1 और m2। इसका पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर r2, और होल मास एज्यूम कर लेते हैं कि r पर कंसंट्रेट कर रहा है। तो इसका हम लोग मैथमेटिकल पार्ट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r2 और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर r लेते हैं। तो इससे पार्टिकल, पहले वाले पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर वो लिखा और उसका वेलोसिटी हमने लिख दिया, वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू dr1 बाई dt, और दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी v2 dr2 बाई dt लिखा। उसके बाद हमने ये कंसिडर किया कि यहां पर ये दोनों पार्टिकल पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक को एक्सटर्नल फोर्स F1, एक को दूसरे पार्टिकल का एक्सटर्नल फोर्स F2, और इंटरनल फोर्स जो F12, इसका मतलब है कि 1 पे बाई 2 फोर्स एक्ट कर रहा है, और F21 का मतलब है कि 2 पर बाई 1 फोर्स एक्ट कर रहा है। अब यहां पर हमने टोटल फोर्स को चेंज इन मोमेंटम के फॉर्म में लिखा। तो पहला हमारा F1 एक्सटर्नल फोर्स है, F2 एक्सटर्नल फोर्स हो गया, F12 इंटरनल फोर्स है और F21 भी। तो टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को टोटल फोर्स के बराबर लिख दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को dp बाई dt और m1 v1 के फॉर्म में, F1 F12 लिख दिया। इसी तरह से सेकेंड पार्टिकल का टोटल फोर्स मोमेंटम के फॉर्म में लिख दिया। अब दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया और सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस को जीरो कर दिया। अब यहां पर ये जो पैरामीटर आया इसमें मास नहीं है। हमने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा था कि मास फोर्स होता मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की तरह एक्ट कर रहा है, मान लो एक एग्जांपल, और यहां पर मास नहीं तो मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दिया। ये हमने स्टेप लिया, m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई, m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दिया। तो ये पूरा पोजीशन वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, और यही हमारा पोजीशन हो गया सेंटर ऑफ मास का। तो r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हम लोगों को मिल गया पोजीशन वेक्टर जहां पे होल मास कंसंट्रेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद रौनक जी आ गए थे, रौनक जी को याद हो गया था। अब नेक्स्ट पार्ट यहां से हम लोगों को मिला कि टोटल मास सिस्टम का
अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली होता है और इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। दूसरा हम लोगों ने कहा कि भाई यहां पर M1 और M2 है तो इसका वैल्यू डायरेक्टली याद रखने का तरीका सिखाया था। हम R1 निकालेंगे तो M2D डिवाइड बाई M1 प्लस M2 और R1 निकालेंगे तो R2 निकालेंगे तो M1D डिवाइड बाई M1 प्लस M2 और फिर हम यदि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर लाई करेगा तो M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2, ये भी याद रखना है। ठीक है, दूसरा रिलेशन ये हमने फाइंड किया था M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2, R2 का वैल्यू निकाल सकते। ठीक, ये भी याद रखना है। फोर्थ पॉइंट आ जाए। फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास हमने लिखा एक्स सेंटर ऑफ मास, और ये यदि मान लो कि यहां पर दो पार्टिकल सिस्टम एक्स एक्सिस के अलोंग इन लाई कर रहा है तो M1 का पोजीशन ओरिजिन से x1, M2 का पोजीशन ओरिजिन से x2 और C सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से हमने x सेंटर ऑफ मास लिख दिया। तो x सेंटर ऑफ मास का वैल्यू क्या आ गया? M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। क्लियर? अब ये भी वैल्यू हम लोगों को दिमाग में रखना है फॉर x कोऑर्डिनेट। ठीक, अब इसी में हमने मान लिया कि दोनों पार्टिकल का मास आइडेंटिकल है तो ये mx1 प्लस mx2 डिवाइड बाई 2m, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर लाई करेगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों ने ये भी फॉर्मूला हमारे दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आ जाए। हमने कहा था कि n पार्टिकल सिस्टम होगा तो क्या लिखेंगे? m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn और डिवाइड बाई टोटल मास आ जाएगा। इसको हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह से लिख दिया mi xi डिवाइड बाई समेशन mi। ठीक, ये भी रिजल्ट हम लोगों को याद रखना है समेशन के फॉर्म में भी। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाए कि थ्री पार्टिकल सिस्टम है तो थ्री पार्टिकल सिस्टम के लिए एक सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो जैसे मान लो कि यहां पर एक कोऑर्डिनेट m1, एक पार्टिकल का मास m1 और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा पार्टिकल m2 उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और तीसरा पार्टिकल m3 और उसका कोऑर्डिनेट x3 y3, और इन तीनों का एक पॉइंट जहां पे होल मास कंसंट्रेट कर रहा है उसका पोजीशन हमने x एक्सिस पर ले लिया, x सेंटर ऑफ मास, और y एक्सिस पर y सेंटर ऑफ मास। x सेंटर ऑफ मास का वैल्यू आ गया m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई टोटल मास। इसी तरह से y का वैल्यू हमने लिख दिया। मान लो कि ये सारे मासेस आइडेंटिकल होते, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस पे होता, तब उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली कहां पे? सेंट्रोइड पर एक्ट करेगा। तो यहां पर सेंट्रोइड पर एक्ट किया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y सेंटर ऑफ मास y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। क्लियर? तो यही हमने एक एग्जांपल लिया कि थ्री पार्टिकल्स इक्वल मासेस हैं तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली लाई एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, अब n पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने इस फॉर्म में कल लिखा था, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर इसी तरह से y सेंटर ऑफ मास के लिए देखो क्या लिखेंगे? m1 y1 प्लस m2 y2 अप टू mn yn। क्लियर? इसी तरह से z कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हमने एक जगह पर आपके लिए बना दिया। अब इसको हम लोग यूज करेंगे। अब यूज करने का तरीका क्या होगा? यहां पर ये हमने n पार्टिकल x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों के लिए लिया है। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों के लिए हमने लिखा है। अब कहता वेक्टर नोटेशन, उसी तरह से वेक्टर नोटेशन क्या बन जाएगा बताओ? m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक, तो ri जो पोजीशन वेक्टर उसको हमने लिख दिया मान लो, और यहां पर हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे mi ri डिवाइड बाई समेशन mi। ठीक, अब यहां पर जो हमारा फॉर्मूला बना ये हमने ऐसे लिखा, और लास्टली हमारा कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का ऐसा आता है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसको हम देखो बहुत इजी वे में आपको बताते हैं। एक सेंटर ऑफ मास हमने लिखा समेशन mi
एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एम आई। यहां पर कहता कि समेशन को आप रिप्लेस कर दो इंटीग्रेशन से। समेशन एम आई इज रिप्लेस्ड बाई इंटीग्रेशन डीएफ। अब देखो क्या बन रहा है। समेशन एम आई इंटीग्रेशन डीएम बना, ये एक्स बना। नीचे समेशन एम आई क्या बन गया, इंटीग्रेशन डीएम। इंटीग्रेशन डीएम का मतलब होता है टोटल मास, इसका मतलब टोटल मास। तो नीचे टोटल मास आ गया और ऊपर क्या बन गया, एक्स डीएम। ये आ गया रिजल्ट। इसी तरह से y सेंटर ऑफ मास जब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/m y dm। z सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो 1/m इंटीग्रेशन z dm। बोलो क्लियर, 100%। यही लिखा है, ये भी रिजल्ट याद रखना है। अब यहां पर वेक्टर फॉर्म में यदि लिखेंगे तो 1/m r dm बन जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, और ये वेक्टर फॉर्म। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब रौनक जी तैयार हैं आप? हाँ, गायब हो गए बताइए अचानक। हाँ, अब सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस जैसे एक रॉड है, तो रॉड का मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, ऐसा नहीं होगा कि इरेगुलर शेप। तो जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस हो तो यही फॉर्मूला याद रखना। अब इसमें हमको सबसे पहले डीएम फाइंड करने का तरीका सीखना पड़ेगा। डीएम कैसे निकालेंगे, तो एक एग्जांपल दिया कि जैसे थिन रॉड है, इसका डीएम ये होगा, डिस्क है तो डीएम ये। अब ये कैसे हम डीएम एलिमेंट्री मास फाइंड करते हैं। मान लो एक थिन रॉड लिया जिसमें यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म का मतलब ये बिल्कुल यहां इसका थिकनेस, यहां सब जगह थिकनेस बिल्कुल सेम होगा, और इसको थिन एज्यूम करेंगे, इसके थिकनेस को नेग्लेक्ट कर देंगे। इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, मास m, लेंथ l। हमें डीएम निकालना है, तो डीएम एलिमेंट्री मास निकालने का मेथड हमने यहां पर लिखा। किसी भी स्पेसिमेन का टोटल मास बाई टोटल लेंथ, या टोटल एरिया, या टोटल वॉल्यूम, इनटू एलिमेंट्री लेंथ, या एलिमेंट्री एरिया, या एलिमेंट्री वॉल्यूम। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे रॉड है, रॉड का ये डीएम हमको निकालना है, इसका एलिमेंट्री लेंथ डीएल मान लिया, तो डीएम का मतलब हो गया टोटल मास बाई टोटल लेंथ इनटू एलिमेंट्री लेंथ डीएल। समझ में आ गया? अब मान लो कि डिस्क है, तो डिस्क में टोटल सरफेस एरिया होता है। बहुत सारे रिंग को मिला दो तो सारे रिंग मिलकर के एक डिस्क को फॉर्म करते हैं। मान लो आप लोग यूज करते हो कड़ा, नहीं हाथ में पहनते सब बॉयज, अपनी ताकत की आजमाइश करने के लिए दिखाते रहते लोग। तो वैसे ही मान लो कि 100 कड़े को मिला दो, अलग अलग रेडियस का, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सबको मिलाओगे तो एक डिस्क बन जाएगा। उसमें से एक कड़ा निकाल दिया, एक कड़ा जो भी होगा वो एक रिंग बन जाएगा। अब इस रिंग का थिकनेस हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे, तो यहां पर ये आर हो गया इसका रेडियस। नेग्लिजिबल मतलब एलिमेंट्री, डी आर बन गया। तो यहां पर डीएम, इस रिंग का उस कड़ा का डीएम निकालना है।
जो कड़ा पर एलिमेंट्री मास है, तो टोटल मास और इस डिस्क का रेडियस आर है, तो टोटल मास बाई टोटल एरिया इनटू एरिया ऑफ द रिंग, जिसको कड़ा कह रहे हैं हम, सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरह से मान लो कि एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मतलब सिंपली मान लो क्रिकेट का बॉल यूज करते हो, ड्यूस बॉल। अब उसके अंदर बहुत सारे ड्यूस बॉल को आप कट करके निकालोगे तो अंदर एक सॉलिड ब्लैक कलर का कोर मिलेगा, उसके ऊपर थ्रेड मिलेगा, फिर थ्रेड थ्रेड करते करते वो ड्यूस बॉल ऊपर एक लेदर कोटिंग होता है। तो इमेजिन कर लो कि आप एक अंदर एक टेनिस बॉल, फिर दूसरा टेनिस बॉल, तीसरा मिला दोगे सब तो ड्यूस बॉल बन गया। इसका मतलब बहुत सारे टेनिस बॉल का ओवरलैपिंग एक ड्यूस बॉल बन गया। इसका मतलब बहुत सारे हॉलो स्फीयर मिलकर के एक सॉलिड स्फीयर बना देते हैं। हॉलो स्फीयर का रेडियस आर मान लें, सॉलिड स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर। तो इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है भाई? वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है। इसलिए इस हॉलो स्फीयर का एलिमेंट्री मास कितना होगा? टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम 4/p πr³ इनटू एलिमेंट्री वॉल्यूम किसका? अंदर हॉलो स्फीयर का। अंदर हॉलो स्फीयर का एरिया 4πr² इनटू थिकनेस dr। ये बन गया एलिमेंट्री वॉल्यूम। इसी तरह से हम लोग एलिमेंट्री मास को फाइंड करेंगे। हो गया? अब देखो, जैसे हम थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहे हैं। एक थिन रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये फाइंड करना है कि होल मास इसका कहां पर कंसंट्रेट करेगा। तो हमने इस थिन रॉड को अलाइन कर दिया एक्स एक्सिस के अलोंग, इसके थिकनेस को नेग्लेक्ट कर लिया, इसका कोऑर्डिनेट लिखा यहां पर x0 और यहां xl। ये छोटा सा मास एलिमेंट्री मास कंसिडर कर लिया dm, जिसका एलिमेंट्री थिकनेस या इसका विड्थ सॉरी dx ले लिया यहां से x डिस्टेंस पे। अब इसका एलिमेंट्री मास सबसे पहले निकाल लें, टोटल मास बाई टोटल लेंथ, और इसका एलिमेंट्री लेंथ क्या माना? dx। अब फॉर्मूला क्या भाई? एक्स सेंटर ऑफ मास। क्या फॉर्मूला है? 1/m x dm, 1/m x वैसे ही है, dm का वैल्यू डाल दो, m/l dx और x सेंटर ऑफ मास। तो ये पूरा जो रॉड अलाइन है वो यहां से लेकर के यहां तक, इसका मतलब dx को एक्सपैंड करते जाओ। तो dx एक्सपैंड होगा तो क्या देगा? लोअर लिमिट इसका 0 और अपर लिमिट l। इसलिए यहां 0 to l इंटीग्रेट हो गया, m और m कैंसिल हो गया, 1/l को बाहर निकाल दिया, x dx 0 to l, 1/l x का इंटीग्रेशन x²/2 0 to l, 1/2l x² की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
L²/2L, इट बिकम्स L/2। इसलिए एक रॉड को फिंगर पे रख, मान लो रॉड पतला ऐसा है, हल्का लाइट है, तो बिल्कुल सेंटर पर लाओगे तो यहां पर होल मास इसका कंसंट्रेट कर रहा है, बिल्कुल मिड पॉइंट पर लाई करेगा। आ गया समझ में? यस नो? है क्या? कहां पर, कहां टर्म है? 1/L। अरे ये लेंथ हो गया पूरा रॉड का, इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया 0 to L। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखोगे इसको? यदि y एक्सिस की तरफ लाइन होगा तो क्या बनेगा? y0 से लेकर के YL। अब कहोगे कि सर ये x के तरफ इसका L/2 आया, y की तरफ क्या आएगा? 0, क्योंकि रॉड को आप y के टुवर्ड्स रखोगे तो क्या होगा? वो फॉल कर जाएगा। सेंटर ऑफ मास वहां पर L/2 पर लाई करेगा, लेकिन ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उसका शिफ्ट कर जाता है। इसलिए यदि हम ऐसे भी रखेंगे तो होल मास कहां पर कंसंट्रेट कर रहा है? यहां पे कंसंट्रेट कर रहा, मींस L/2 पर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसलिए रॉड का क्या रखना है, याद क्या रखना है? L/2। जब भी कोई रॉड का सेंटर ऑफ मास पूछे तो क्या बताओगे? L/2। ठीक, वही रिजल्ट निकाला है, L/2 आ गया। अब आ जाए ये भाई रौनक जी, एकदम आपको याद हो गया। हाँ अभी आप हैं यहां, ठीक। नेक्स्ट आ जाए, थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R। रेडियस R है, इसका हमको फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास। अब ये सारा एक तरह से हमने एक साथ फिगर में ड्रॉ कर रखा है, इसको समझते हैं। ये एक सर्कुलर थिन, इसलिए कहा कि इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो ये सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस R है। अब ये एज्यूम कर लिया कि ये अलाइन है इस तरह से y एक्सिस के अबाउट, ये x मान लिया, ये y मान लिया। अब जो रिंग है, सर्कुलर रिंग, एक छोटा सा मास यहां पर हमने एज्यूम कर लिया, इसको यहां से मिला दिया। ये एलिमेंट्री मास एक एलिमेंट्री एंगल d थीटा फॉर्म किया और इसका मास dm यहां मान लिया। हमने पढ़ रखा है ये यदि एलिमेंट्री मास है dm और ये एंगल d थीटा, ये हमारा रेडियस r है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। आर्क बाई रेडियस, इस आर्क को हमने ARC लिखा बाई रेडियस। ये आर्क क्या काम करेगा? एक एलिमेंट्री लेंथ की तरह काम करेगा, इसको dx मान लेते हैं। तो dx का वैल्यू क्या बन गया? r d थीटा। अब dm, सबसे पहले टोटल मास बाई टोटल, अब ये क्या बनेगा? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस सेमी सर्कुलर का पाई r इनटू इसका थिकनेस, मतलब आर्क dx। अब ये बन गया m/πr और इसका वैल्यू क्या निकाला dx का? r d थीटा। क्या बन गया? m/π d थीटा। मिल गया dm। लेकिन इस dm का जो लोकेशन है इस पॉइंट पर है, यहां पर, वही हमने यहां r d थीटा थीटा लिखा है। अब ये dm यहां लोकेट है जिसको p पॉइंट लिख रहा है, तो ये xy प्लेन में है,
तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लें और वाई कोऑर्डिनेट मान लें। अभी रुक जाओ, अभी आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये थीटा हो गया और ये वैल्यू हमारा क्या देगा, इस ट्राइंगल में ये रेडियस है हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर y बन गया जो कि हाइपोटेन्यूज इनटू साइन दे देगा। और ये बेस x क्या मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। x का वैल्यू क्या आ गया, r कॉस थीटा। y का वैल्यू क्या आ गया, r साइन थीटा। अब आ जाए x सेंटर ऑफ मास निकाल के देखते हैं। 1/m, फॉर्मूला यही XDM। चलो 1/m, x का वैल्यू निकाल लो। क्या है x का वैल्यू, ऊपर देखो r cos थीटा, और dm कितना है देखो, m/पाई d थीटा। नीचे m और m कैंसिल हो गया भाई, और इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक, थीटा बदल रहा है तो कहां से कहां तक, ये 0 से लेके पूरा एंगल पाई, तो 0 से पाई तक इंटीग्रेट हो जाएगा। थीटा वेरिएबल है तो क्या बन गया ये, r/पाई। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, बोलो, साइन थीटा, और ये 0 टू पाई, r/पाई। अपर लिमिट साइन पाई, माइनर लोअर लिमिट साइन 0। क्या बन गया, साइन पाई का वैल्यू जल्दी से बता दो, साइन पाई 0, साइन 0 0, इसलिए x के अलोंग इसका सेंटर ऑफ मास 0। इसका मतलब ये कभी भी x के अलोंग अलाइन नहीं होगा। एक कटोरा को लिनियरली ऐसे रखना चाहो तो नहीं रहेगा, इसका मतलब ऐसे रख दो, या तो खीर खा के खत्म कर दो या खीर खा लो, ऐसे ही रहेगा। y के अबाउट, इसका मतलब x के अबाउट इसका सेंटर ऑफ मास 0। अब y के अबाउट निकाल के देखते हैं, सारा वैल्यू यही यूज करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। यहां तक क्लियर है, ठीक। थोड़ा सा ओवरराइट हो रहा है, लेकिन यदि क्लास में कंटिन्यू है तो सब कुछ समझ में आ रहा है। अब y के अबाउट, तो यहीं से हम लोग इरेज करें और फिर y का कैलकुलेशन करते हैं। सारा वैल्यू हम लोग वही लेंगे, सारे लिमिट वही लेंगे, सिर्फ हम लोग y यूज करेंगे। देखो भाई रौनक जी, तुम्हारी वजह से ये क्या हो गया, फिर से ये हैंग कर गया। क्यों कर गया भाई, हीट हो गया। चलो कोई बात नहीं, रीस्टार्ट कर लेते हैं, सिस्टम को कंटिन्यू कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा। सारे वैल्यू को हम लोग एक बार वैसे ही लिखेंगे। लगता है सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट करने पे हो सकता है कि ये सारी चीजें खत्म हो जाए। हर क्लास में कभी कभी वीक में एक दिन ऐसा हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को हमेशा रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाए, इसलिए क्लासरूम में एयर कंडीशन वगैरह यूज किया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास को। चलो ये हम लोगों का था, फिर इसी को हम लोग यूज करेंगे 10 मिनट। हाँ, यहां पर x और y का वैल्यू हम लोग को याद था, तो x के अबाउट 0 आया। चल अब सारे वैल्यू को दिमाग में रखे, dx क्या था भाई, जल्दी से बताना, r d थीटा था। dm का वैल्यू क्या था, m/पाई d थीटा था।
अब y के अबाउट निकालना है, तो y सेंटर ऑफ मास क्या बन जाएगा, 1/m y/dm, यही बनेगा। अब y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, एंगल वेरिएबल है तो पहले हम लोग एंगल मतलब y का वैल्यू डालेंगे, तो y क्या निकाला था हम लोगों ने, r sin थीटा। तो यहां पर y का वैल्यू r sin थीटा। अब dm क्या बन गया भाई, m/पाई d थीटा। एंगल वेरिएबल कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से पाई तक। m और m कैंसिल हो गया, तो r/पाई 0 to पाई साइन थीटा d थीटा r/पाई साइन थीटा d थीटा क्या बन गया, ये माइनस कॉस थीटा। तो फाइनली क्या बन गया, r/पाई, माइनस साइन को कॉस 0 पहले डाल दोगे तो माइनस साइन रिमूव हो गया, तो कॉस 0 माइनस कॉस पाई, r/पाई। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, कॉस पाई माइनस 1, तो फाइनली क्या आ गया, 2r/पाई। इसलिए सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई कर रहा है, यहां पे। ये रेडियस कितना r, तो इसके बीच में कहीं पर भी ये कोई भी पॉइंट हो जाएगा, 2r/पाई, और y का कोऑर्डिनेट 2r/पाई और x का कोऑर्डिनेट 0। तो यहां पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। जब भी यूनिफॉर्म ये सेमी सर्कुलर है, ये यहां पर हमको सेमी सर्कुलर लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप सर्कुलर का बना करके लाओगे, और सर्कल का सेंटर ऑफ मास जो हमारा आंसर आएगा, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 आएगा। सिर्फ dm बदल जाएगा। dm क्या बन जाएगा सर्कल के लिए, हम आपको हिंट देते, टोटल मास बाई टोटल सरकमफ्रेंस 2πr, और ये क्या बन जाएगा, एलिमेंट्री लेंथ r d थीटा। बस इतना ही चेंज आएगा, और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या बन जाएगा, 0 से 2 पाई करके लाओगे तो x का वैल्यू 0 आएगा, y का वैल्यू 0। इसका मतलब यही एक ऐसा आपको मिलेगा रिजिड बॉडी जिसका सेंटर ऑफ मास बॉडी के आउटसाइड, जहां मास का कंट्रीब्यूशन है या मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाहर लाई करता है। एक सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग का सेंटर बॉडी का जो अलाइनमेंट है, जहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाहर लाई करता है। तो आपसे पूछ सकता है कि सेंटर ऑफ मास क्या बाहर लाई कर सकते हैं, बिल्कुल यस। और एग्जाम्पल आपके पास कौन सा है, सर्कुलर रिंग। आ गया समझ में। तो हम लोगों ने 3 सेंटर ऑफ मास सीखा, एक तरफ से एक रॉड का, ठीक, यही हमने सारा वैल्यू निकाला, और आंसर हमारा क्या आ गया, देखो 2r/पाई, और x के लिए सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, 0। इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 0 और 2r/पाई। क्लियर, आ गया समझ में। रौनक जी आप एकदम तैयार हैं, ठीक। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आपको याद हो गया। आज के क्लास में इतना ही तक, और कल के क्लास में प्रॉब्लम भी करेंगे थोड़ा, एक क्लास और लगेगा, खत्म हो जाएगा सेंटर ऑफ मास।